हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है बीएड के कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में। बहुत सिंपल टॉपिक है, तो जल्दी से देखते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन लाइक द वीडियो। चलो, तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन सिंपली आएगा कि व्हाट डू मीन बाय कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे ये ऑफ है तो सिंपली आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जो भी लेजिस्लेटिव सेक्शन है या जो भी कंट्रोल या पावर है वो बेसिकली 3 लिस्ट में है। 3 लिस्ट कैसे हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज, न्यूक्लियर पावर को कैसे यूज करना है, फॉरेन पॉलिसीज हैं, तो उनको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, वही लॉ बनाती है, ठीक है। देन कुछ ऐसी लिस्ट हैं जिसमें स्टेट की पावर है, तो उसमें स्टेट बनाती है, जैसे कि हाई कोर्ट, पुलिस, है ना, जेल एक्सेट्रा, तो उसमें स्टेट देखती है। देन है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं, दोनों पॉलिसीज लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब इसमें 100 हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अब 61 हैं। जो भी 5 सब्जेक्ट थे वो कंकरेंट लिस्ट में आ गए हैं, और इसमें एजुकेशन भी इंक्लूड है, शिक्षा भी इंक्लूड है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं आज। तो पहले ये 47 थे, अब ये 52 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि स्टेट से 5 चीज़ें इसमें आ गई हैं। चलो, अब ये हुआ कैसे। तो 1976 में इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो उस टाइम 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, या आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा संशोधन हुआ, और बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ, इसलिए इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे बदलाव हुए। तो इसमें ये भी चेंज हुआ, जो भी स्टेट में 5 सब्जेक्ट थे वो कंकरेंट लिस्ट में आ गए। उसमें कौन कौन से थे, शिक्षा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये सभी 5 चीज़ें स्टेट से कंकरेंट में आ गई। और सबसे ज़्यादा बदलाव किसमें हुआ, 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में बेसिकली क्या है कि किसके पास कितनी पावर है, कौन कौन से लॉ वो कंट्रोल कर सकता है, बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट वो देख सकता है। तो 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तो 7th शेड्यूल में सबसे ज़्यादा बदलाव हुए। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, 1 से 12 तक शेड्यूल हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो अब कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं, पहले 47 थे, 5 स्टेट से कंकरेंट में आ गए। तो इतना काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, है ना। आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हो कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, तो इतना इनफ है। बाकी आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। चलो, अब जब कंकरेंट लिस्ट में शिक्षा आ गई तो उससे क्या बदलाव हुई है, उसका पर्पस क्या था। चलो, तो देखते हैं कि एजुकेशन अंडर कंकरेंट लिस्ट या स्टेटस। तो बेसिकली क्या हुआ, जो भी पॉलिसी मेकिंग थी वो और ज़्यादा अच्छी हो गई, एक सेंट्रल पावर आ गई। तो सेंट्रल पावर आ गई तो वो क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न को अप्लाई कर सकती थी, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर तो क्या है भाई, ऑथोरिटी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी तो वो इस तरह से होगी कि सभी स्टेट में उनको यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई किया जा सके, या शिक्षा का जो भी पैटर्न है वो सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्म हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक स्टेट में अलग पैटर्न है, दूसरे स्टेट में अलग पैटर्न है, ताकि बच्चा जब यहाँ वहाँ जाए या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तो उसको कोई परेशानी ना हो। ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, यूनिफॉर्म पैटर्न करने के लिए ज़रूरी था। देन है जो भी फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा देखती है, तो इससे बच्चों को और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बच्चे एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं बाहर पढ़ने, ताकि उनकी जो एजुकेशनल रिसर्च है, एजुकेशनल वर्क है, वो और ज़्यादा एनहेंस हो सके, ओके। देन है जो भी फंडिंग है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके,
क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट को पैसे दे देती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे उसको यूज कर रही है उतना डाटा नहीं रहता था। लेकिन सभी स्कीम्स आजकल क्या हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं। सभी में आपको MIS के थ्रू आपको सब कुछ डिटेल देनी पड़ती है, कहाँ पे कितना पैसा लगा। आप देखते हो कि जो भी प्रोजेक्ट हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, सभी के लैब के बाहर एक लिस्ट लगी रहती है कि इतना इतना प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना यूज हो चुका और कितने साल का है ना। तो बेसिकली क्या है, उससे एक डाटा मिल जाता है कि कहाँ पे कितने पैसे यूज हो रहे हैं, और हर एक महीने या हर एक 6 महीने या साल में आपको रिपोर्ट देनी रहती है कि कितना पैसा कहाँ पे यूज हुआ। तो उससे क्या है, एक मॉनिटरिंग अच्छे से हो जाती है। ठीक है। देन है इगैलिटेरियन सोसाइटी, या सभी को समान अधिकार देने की बात कही गई है ना। तो हो सकता है स्टेट में पहले अलग अलग पॉलिसीज थी, अलग अलग प्रावधान थे, अलग अलग जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कास्टिज्म के बेस पे मार्जिनलाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल बेस पे मार्जिनलाइजेशन हो, तो उसको और ज़्यादा बराबर करने के लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जरूरी था, ताकि सभी चीज़ें, सभी स्कीम्स या सभी जो भी शिक्षा में जरूरी चीज़ें हैं, सोशल इशूज से रिलेटेड बातें हैं, उनको यूनिफॉर्मली हर एक स्टेट में अप्लाई किया जा सके। ठीक है, ताकि एक समान सोसाइटी, एक इगैलिटेरियनिज्म या समतावादी सोसाइटी समाज बनाने में मदद मिल सके। नेशनल इंटीग्रिटी को इंक्रीज करना है ना, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, सभी के अपने अपने व्यूज हो सकते हैं। तो उनको और ज़्यादा राष्ट्रीय एकीकरण की तरफ मोड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा हस्तक्षेप जरूरी था। चलो देन ये भी है कि ऑलरेडी जो पॉलिसीज थी, जो भी आर्टिकल थे, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं हो रहा था, तो इसलिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जरूरी था। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 45 है, उसमें भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान था बच्चों के लिए, लेकिन ये आता था DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो स्टेट इस पे अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए RTE को लाया गया 2009 या 2010 में। चलो देन ये भी पाया गया कि स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी, उन पे कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग या विजिलेंस बहुत कम था। तो यूनियन गवर्नमेंट अच्छे से मॉनिटरिंग कर सके सभी क्षेत्र में, इसलिए भी शिक्षा को करंट लिस्ट में लाया गया है ना। मतलब एक मेन अथॉरिटी रहती है, तो जो भी एम्प्लॉयज हैं या छोटी गवर्निंग बॉडी है, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। चलो देन क्या हुआ, जब एजुकेशन या शिक्षा करंट लिस्ट में आ गई, तो ये माना गया कि अब यूनियन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से मिलके काम करेंगे, ताकि शिक्षा का स्तर और ज़्यादा अच्छा किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ प्लस पॉइंट। लेकिन जब कंकरेंट लिस्ट में शिक्षा आ गई, तो उसके बहुत ज़्यादा विरोध भी हुए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो क्या इशूज हैं, देखो कुछ स्टेट ने क्या कहा कि शिक्षा को दोबारा स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाए। क्यों? इन्होंने कहा कि शिक्षा स्टेट का मैटर है और यूनियन गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कुछ ने कहा कि जब कंकरेंट लिस्ट में आ गया, या जब शिक्षा को सेंटर कंट्रोल करेगा, तो जो भी लोकल नीड्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जा सकता है उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से, जब वो स्टेट लिस्ट में थी, है ना। मतलब इन्होंने कहा कि लोकल नीड्स को हम पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने कहा कि अब भाई सारी पावर सेंटर के पास है, तो हम इसमें उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी ओवर कंट्रोलिंग नेचर क्या है, कई बार इशूज हो सकते हैं, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो बर्डन का काम कर सकते हैं, क्योंकि सभी तरह की रिपोर्ट सेंटर में भेजनी पड़ती है। जो भी चीज़ें छोटे स्तर पे होती रहती हैं, उनकी रिपोर्ट, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है, फाइल बनती रहती है, रजिस्टर्स बनते रहते हैं, या ऑनलाइन जो भी रिपोर्ट देनी होती है वो सबमिट करनी होती है। तो कई लोग समझते हैं कि ये एक बर्डन की तरह है। देन उन्होंने कहा कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में, चाहे वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे फंड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। क्यों टाइम लग सकता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, और जो भी जब चीज़ें आएंगी तो वो धीरे धीरे आएंगी, है ना। मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है।
पहले क्या था, स्टेट में ही काम हो जाता था, लेकिन स्टेट से फाइल सेंटर में जाएगी। अब ये तो है नहीं एक ही स्टेट है, बहुत सारे स्टेट हैं, तो सभी की जो भी मांग है, सभी की रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन है, उन पे थोड़ा काम करने में टाइम लग जाए। और क्या कहा, और ये कहा कि जब गवर्नमेंट अलग हो सकती है, स्टेट में हो सकता है अलग पार्टी हो और सेंटर में अलग पार्टी हो, तो जब ये चीज़ें होती है ना, तो फंडिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। जब सेम गवर्नमेंट होती है तो ये माना जाता है कि पैसे बहुत जल्दी स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, लेकिन जब पार्टी डिफरेंट होती है तो फंडिंग आने में दिक्कत होती है। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कहती है जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग पार्टी होती है। आपने सुना ही होगा कि जब गवर्नमेंट सेम नहीं होती तो वो कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती, तो हम कैसे डेवलपमेंट करें, कैसे शिक्षा का और ज़्यादा अच्छा करें, या कोई भी चीज़ है कहीं पे भी पैसे लगाने, तो स्टेट गवर्नमेंट का यही तर्क रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे कंकरेंट लिस्ट में आने के बाद शिक्षा के। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा पचल होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, इनको आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।